मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद राज्य शासन एकदम खाली हो गया। हमने मोहम्मद गोरी के आक्रमण की बात की। मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी और उस वक्त जो सिस्टम चलता था उसके अंदर दासों को जो अपनी काबिलियत से बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंच जाते थे और 1206 में जब अचानक मोहम्मद गोरी की डेथ हुई, उसके कोई संतान नहीं होने की वजह से उसकी गद्दी पर उसका भतीजा ग्यासुद्दीन गोर बैठा और उसके बड़े ही मोहम्मद गोरी के 3 काबिल दास जो बड़ी अच्छी पोस्टों पे थे, उनमें से एक का नाम था कुबाचा, एक का नाम था यलदोश और एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में स्थापित हुई और 1526 ईस्वी तक भारत में दिल्ली सल्तनत के शासकों ने राज किया। इन तकरीबन 300 सालों के अंदर 5 राजवंशों ने राज किया, जिन पर हम लोग बात करेंगे। इनमें पहला है गुलाम वंश। ये 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासकों ने राज किया। उसके बाद खिलजी वंश, इसमें तकरीबन महत्वपूर्ण तो 3 ही शासक रहे हैं और ये 1290 से 1320 ईस्वी तक इसके शासकों ने राज किया। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक और उसके बाद लोधी वंश, ये 1451 से 1526 ईस्वी तक इसने राज किया। इन 5 राजवंशों के अंदर अलग अलग शासकों ने जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किए, हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो ये थे 5 वंश। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश। अब ये गुलाम वंश क्या होता है? देखिए, गुलाम 2 तरह के होते हैं दास। एक जो जन्मजात होते हैं, जिनके पेरेंट्स गुलाम होते हैं और बाद में उनकी संतानें भी गुलाम बन जाती हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ममलूक वंश का था। ममलूक वंश में इतिहासकारों ने इसको थोड़ा सा डिफाइन किया है। उन्होंने बताया कि एक तो जो जन्मजात दास होते हैं वो दास होते हैं, लेकिन ये ममलूक थे। ममलूक यानी कि स्वतंत्र माता पिता की संतानें थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको नैसापुर के बाजार में बेचा गया, क्योंकि भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ये 1206 में शासक बना और 1210 ईस्वी तक ये शासक रहा। लेकिन इससे पहले हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानना जरूरी है। ये ऐबक जाति ऐबक नामक तुर्क जाति का था। इसको बचपन में, वास्तव में कहिए, तुर्किस्तान का रहने वाला था। तुर्किस्तान का रहने वाला था और दास के रूप में इसे नैसापुर के बाजार में
बेच दिया गया। वहां पर उस बाजार में से काजी फखरुद्दीन अजीज ने खरीदा। एक काजी थे जिनका नाम था फखरुद्दीन अजीज काजी। उन्होंने इसे खरीद लिया अपनी काबिलियत से और फखरुद्दीन अजीज की मेहनत से। इसने धनुर्विद्या सीखी और उसके साथ साथ इसने घुड़सवारी को भी सीखा और उन्हीं के साथ रहकर इसने कुरान पढ़ना भी सीख लिया। इसी वजह से इसको कुरान खवा के नाम से भी ऐबक प्रसिद्ध हुआ। इसको कुरान खवा भी कहा जाता है क्योंकि ये कुरान पढ़ना सीखा। बाद में इसको ले जाकर कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी में भेज दिया गया। गजनी में इसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए मोहम्मद गौरी ने इसे खरीद लिया और इसकी काबिलियत से, इसकी मेहनत ने, इसकी लगन ने मोहम्मद गौरी को इतना प्रभावित किया कि इसको मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले आमीर आखुर के पद पर बैठाया। आमीर आखुर मतलब घुड़शाला का प्रधान, शाही घुड़शाला का जो प्रधान होता है वो मुस्लिम एरिया जो राज्य थे उनके अंदर इस पोस्ट को आमीर आखुर के नाम से जाना है। बाद में इसने काफी युद्धों में मोहम्मद गौरी की सहायता की, उसको सहयोग दिया। वो इतना प्रभावित हुआ, तराइन के युद्ध में इसने उस युद्ध को विजय करने में मोहम्मद गौरी की बहुत सहायता की और इसे भारतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दे दिया गया। इसको प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। लेकिन 1206 में अचानक ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद, जैसा कि हमने बात किया, उसका भतीजा, क्योंकि मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, निसंतान था और अचानक ही उसकी मृत्यु होने की वजह से उसका भतीजा गयासुद्दीन गौर गजनी की गद्दी पे बैठा और उसके राज्य में एक अचानक से मृत्यु होने की वजह से उसके राज्य में अचानक ही अस्थिरता पैदा हो गई। कुबाचा, यल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक तीनों ही भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़े दिमाग से काम किया। उसने जबरदस्ती करने की बजाय उसने गयासुद्दीन गौर के पास एक मैसेज भेजा, ये खबर भेजी कि अगर गयासुद्दीन गौर अगर उसे भारत का शासक मान लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, तो ख्वारिज़म शाह के खिलाफ वो उसकी पूरी सहायता करेगा। और उस वक्त मोहम्मद गौर को ऐसी सहायता की जरूरत थी। वो अपने गजनी प्रदेश को बचाना चाहता था और उसने बिना कुछ सोचे समझे कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक स्वीकार कर दिया और 25 जून 1206 को ऐबक का लाहौर में राज्याभिषेक। लाहौर की जनता भी चाहती थी इसका राज्याभिषेक हो, यही हमारा शासक बने, क्योंकि बहुत ही उदार और नरम दिल का इंसान था। ये लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को
इतिहास में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और जनता ने इससे अनुरोध किया कि आप ही हमारे शासक बनकर बैठे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दरबार में हसन निजामी, जो बहुत अच्छे राइटर थे, हसन निजामी को संरक्षण प्रदान किया। इसके साथ साथ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। हालांकि उसे पूरा नहीं कर पाया, उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो गई, केवल 4 साल राज करता रहा। इसने लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसने राजधानी अपनी दिल्ली ही बनाई। ऐसा नहीं है कि सारा काम बहुत आसानी से हो गया, इतना आसान नहीं था, क्योंकि कुबाचा और यलदौज भी इसके द्वारा विजित क्षेत्रों को जो इसके अधिकार में आते थे उन पर इनकी नजर थी। इनसे उन समस्याओं को निजात पाया, जो विद्रोह हुए उनको भी इसने दूर किया। और अपने 4 साल के शासन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की बजाय उसको मजबूती प्रदान करने में ज़्यादा समय लगाया। अपने साम्राज्य के विस्तार में इसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, केवल उसको मजबूती प्रदान करने में लगा रहा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, अब हम उस पर बात करें।